कल हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी ओसीपी नॉर्मल ओसीपी मैंने आपको पढ़ा दी है। कल मैंने वो तो नहीं पढ़ाई थी ना, वंस इन ए वीक पिल, तो उसको आज मैं डिस्कस करता हूँ। कल तो केवल पिल्स पढ़ाई थी मैंने, फिजियोलॉजी बताई थी और कुछ नहीं बताया था उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, एक तो होती है मोनोफेजिक पिल्स, पंखा चला लो, बैठ जाओ, तो नन्ही सी किताब से हवा कर रहे हो, इधर बैठ जाओ यहाँ पंखे में। चलिए, मोनोफेजिक पिल्स, इसमें प्रोजेस्टेरॉन व ईस्ट्रोजन नियत मात्रा में संपूर्ण 21 दिन उपस्थित रहते हैं। तो इन पिल्स में नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर दिया जाएगा ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन दोनों की, उनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, दूसरी वाली में अंतर आएगा। तो इसका उदाहरण जैसे माला डी, माला एन आदि। तो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बैलेंस के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस के लिए। अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा होगी तो एन ओवुलेशन की कंडीशन होगी, एफएसएच और एलएच दोनों का संदमन हो जाएगा, तो उसके लिए इनको यूज किया जाता है। सेकेंड, मल्टीफेजिक पिल्स, इनमें ईस्ट्रोजन की मात्रा नियत रहती है, परंतु प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे किसको बढ़ा दिया गया है? प्रोजेस्टेरॉन को। जैसे पहले दिन की जो पिल होगा उसमें एक्स अमाउंट है प्रोजेस्टेरॉन का, तो दूसरे दिन 1.1x 1.2x ऐसे करके ग्रेजुअली क्या करेंगे, उस मात्रा को बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे साइक्लिक मैनर में उसकी जरूरत पड़ेगी प्रोजेस्टेरॉन की, तो उसी रूप से इसको बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें ये ज्यादा इतनी प्रचलित नहीं है। उदाहरण जैसे ऑर्थोनोवम, ये तो हो गए हम लोग की दो प्रकार की पिल्स, मल्टीफेजिक और मोनोफेजिक। अब बात करते हैं दूसरी पिल्स की। इन सभी पिल्स में तथा इनके, बेटा मेंशन करिए किसका है ये, दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसके कारण
बिना स्टेरॉइड की गोली का विकास किया गया। इसके बाद किसकी कैसी गोली का विकास किया गया है? नॉन स्टेरॉयडल पिल। सॉल्ट माने उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, किस चीज की बनी? वो गोली है सेंट क्रोमैन। सॉल्ट का नाम क्या है बच्चों? सेंट क्रोमैन। डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ। मैकेनिज्म क्रियाविधि, जैसे हम लोगों ने देखा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वाली क्या कर रही है, एनओवुलेटरी है। तो नॉन स्टेरॉयडल में सेंट क्रोमैन क्या करेगा? स्वामी जी कुछ बता रही थी, ऐसा मुझे लगा कुछ बता रही हो। क्या करेगा? तुम भी बड़े टपर टपर बोलते हो, बोल क्यों नहीं रहो? हम तो बताएंगे, हम इसी के तो पैसे लेते हैं सर अपनी कोचिंग से। ये ईस्ट्रोजन ग्राहियों पर कार्य कर एंडोमेट्रियम के प्रतिरोध भवन को संनिमित कर देती हैं, अतः यूट्रस अंतरोपण हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। तो यूट्रस को अनुपयुक्त बना दिया किसके लिए? अंतरोपण के लिए, अर्थात इम्प्लांटेशन के लिए। डोजेस अर्थात इसको उपयोग करने की क्रियाविधि क्या है, मतलब कैसे कैसे उपयोग में लाई जाएगी? फर्स्ट 3 मंथ्स, आरंभिक 3 महीने तक प्रति सप्ताह 2 गोली। प्रति सप्ताह 2 गोली का मायने ये नहीं कि संडे को याद आया तो 2 गोली टक ली। एक संडे तो एक बृहस्पतिवार या बुधवार, तो एक में 4 दिन का गैप आएगा, एक में 3 दिन का गैप आएगा। तो हफ्ते में मिला के कुल मिला के 2 गोली खानी है। इसके पश्चात एक गोली प्रति सप्ताह। इसके कारण इसको वंस इन ए वीक पिल भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? वंस इन ए वीक पिल। कौन सी है? सहेली। अच्छा, ट्रेड नाम तो बताया ही नहीं मैंने। नॉन स्टेरॉयडल पिल कौन सी है? सहेली। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी निकालिए, फिर कंप्लीट करिए OCPs।
बेटा बेटा नहीं बताऊं? मोनोफेजिक मतलब एक जैसी सांद्रता रही, मल्टीफेजिक में एक की सांद्रता बढ़ती जा रही है, अलग अलग फेज में अलग अलग सांद्रता है। ये क्या बात हुई? सर बेटा ये दोनों फेज वाली है तो ये एक जैसा ही प्रभाव डालती है क्या? ये बेटा ये दोनों जो मोनोफेज और मल्टीफेज है दोनों का काम सेम ही होता है क्या? एक जैसा प्रभाव डालती है? प्रभाव तो एक ही है ना, ये हार्मोन तो दोनों एक ही है उसमें। वो अलग अलग मेडिसिन की अलग अलग वैल्यू होती है, मतलब उसको क्यों बनाया गया। जैसे एक जैसी सांद्रता में जरूरत नहीं होती है तो बहुत बार उसको मोनोफेजिक मतलब मल्टीफेजिक बना दिया गया। तो इसमें तो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, जितना मुझे ज्ञान है उनकी एक जैसी मतलब क्रियाविधि एक ही रहेगी, क्रियाविधि में चेंज नहीं आएगा। चलिए एनसीईआरटी निकाल ली, जाइए हिंदी वाली एनसीईआरटी निकाल लो। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला, मेरे में खाया लिखा है, तुम लोगों में खाया लिखा है? ये क्या है? खाई जाने वाली, महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन तथा ईस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है, मतलब गोली। टिकिया क्या मतलब? और ये गोलियां पिल्स, और ये गोलियों के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं, अंडरलाइन 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। इसे आतप चक्र के प्रथम 5 दिनों इसे आतप चक्र के प्रथम 5 दिनों मुक्ता पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। ये तो 5वें दिन से शुरू करते हैं। 5वें दिन लिखा है, इसने लिखा है प्रथम दिन से ही। दोबारा पढ़ो, अरे कोई नहीं दोबारा पढ़ लो। स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा ये लिखा है, नहीं हिंदी में उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, इधर उधर खोलना पड़ता है। क्या इसको करना, इन्हें मुख्यतः आतप चक्र के प्रथम 5 दिनों में ही शुरू करना चाहिए। अब तो 5वें दिन से शुरू करी जाती है, तो इसको लाइन को मॉडिफाई कर देना। अंग्रेजी में लिखा है प्रेफरेबली विद इन द 5 days, तो 5वें दिन से ही शुरू होती है। उसका मायने ये रत्ती बनेगी कि प्रथम दिन से स्टार्ट होगी। तुम पे इंग्लिश वाली है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना, प्रेफरेबली फ्रॉम द 5th day within the 5 days। प्रेफरेबली फर्स्ट 5 days का मतलब 5वें दिन। 5वां दिन 5 दिन के अंदर आया तो टेक्निकली 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं। जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में दिया है कि 5वें दिन से स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, तुम लाए पत्ता लाए? गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद, ला क्यों दोगे, हमें थोड़ी चाहिए, तुम रखना। जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। यह एंडोसर्जन तथा रोपण को संदर्भित करने के साथ साथ
गर्भाशयी ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देते हैं। तीनों के लिए अंडरलाइन। अंडोत्सर्ग तथा रोपण का संदमन गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती हैं, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। अंडरलाइन, उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली और बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है। ऐसा लगाइए, बहुत ही प्रभावशाली एवं बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली 2006 में ये किताब चेंज हुई थी और 2006 में ये सहेली आई थी। तब से आज तक बिल्कुल नई गर्भ निरोधक गोली है, तो अंडरलाइन कर दें। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, मतलब स्टार्टिंग में बताया उसने, एक नॉन स्टेरॉयडल सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम और उच्च निरोधक क्षमता वाली है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए उसी पीस आगे बढ़े। इंजेक्टेबल डिवाइसेस, इंजेक्शन के माध्यम से ये जाने वाले निरोधक, जैसे सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो है डिम्पा। इसको डिम्पा ही बोला जाता है, मतलब लेमेन लैंग्वेज में डिम्पा ही नाम से सुनेंगे। जो रेडियो पे विज्ञापन आते हैं उसमें डिम्पा नाम से ही बोलते हैं। DMPA, डिम्पा। डिम्पा है क्या? डिपोट, मेड्रॉक्सी, प्रोजेस्टेरॉन, एसीटेट, DMPA। तो डिम्पा ये हो गया डिम्पा। एक इंजेक्शन 3 माह तक प्रभावी। एक इंजेक्शन डिम्पा का तो 3 महीने तक कोई भी मेडिसिन या कोई भी युक्ति को यूज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्एथिस्ट्रोल एनेंथेट, एक इंजेक्शन 2 माह तक प्रभावी। साइक्लोपेम एंड मैसिगिना हर माह एक इंजेक्शन। यह सभी प्रोजेस्टेरॉन वाली युक्तियां हैं।
प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे प्रोजेस्टिन की फॉर्म में लिया जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा तो लिखा मिल जाएगा प्रोजेस्टिन। इंजेक्टेबल डिवाइसेस क्लियर कि बॉडी में सीधे इंजेक्शन लग गया तो कोई भी युक्ति की जरूरत नहीं पड़ी इनके सिवा। अब इंजेक्शन से भी ये रक्त में जाएगा, शरीर में पहुंचेगा, तो ऐसी एक और डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं इम्प्लांट्स। सपोज करिए किसी महिला की भुजा है और उसको लगवाना है इम्प्लांट, तो इम्प्लांट लगाने के क्या करेंगे, एक चीरा मार देंगे। क्या मार देंगे? चीरा। प्लेट लेके हल्का सा उसको चीर दिया, स्किन को, बहुत गहरा नहीं, खूनम खून कर दो, ठीक है, हल्का सा चीरा मारा, फिर इसको उंगलियों से करके फैला देंगे। तो उंगलियों से फैलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ये दूर दूर हो जाएगा। अब इसमें 6 सिलिकॉन की बनी रॉड को 3 3 6, ये 6 रॉड ऐसे करके फंसा दी। अब स्किन छोड़ देंगे, स्किन छोड़ देंगे तो वापस वो इसी रूप पे आ जाएगी, क्योंकि बहुत हल्का सा चीरा लगाया गया है। तो ये सिलिकॉन की छड़ें ये अंदर पहुंच गई, ये क्या स्रावित करती रहेंगी, साफ करती रहती हैं। 5 साल तक प्रभावी। तो एक बार इनको लगवा दिया, तो ये जो लगाए गए हैं ये हैं नॉर प्लांट। क्या लगाया गया है? नॉर प्लांट। नॉर प्लांट में 6 सिलिकॉन की रॉड्स होंगी, जिसको त्वचा में लगा दिया जाएगा। याद रखना, स्टिचिंग नहीं करनी है, अर्थात उसमें टाका नहीं लगाना है। इसको त्वचा को ऐसे चीरा, ऐसे फैलाया, 6 रॉड फिट की, त्वचा छोड़ दी, अपने आप, जैसे नहीं आपका घाव भर जाता है ब्लेड से कटने का, वो भर जाएगा, ये रॉड इसके अंदर रह जाएंगी। सिलिकॉन की रॉड है तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो ये एक बार में 5 साल के लिए सारी टेंशन से मुक्ति इसमें इम्प्लांट में। इम्प्लांट क्लियर। एक नॉरप्लेनॉन नाम से भी आता है। तो ये तो हो गए आपके नॉर्मल डिवाइसेस। पन्ना ज्यादा हैवी हो जाएगा तो दूसरे पन्ने को यूज करूंगा। अब है आपातकालीन गर्म निरोधक।
तो आपातकालीन गर्भ निरोधक की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब पहले से जो उपयोग में लाया जा रहा गर्भ निरोध का जो साधन है, युक्ति है, वो किसी वजह से फेल हो जाए, किसी वजह से फेल हो जाए, जैसे कोई कोई महिला पिल खा रही है और वो पिल लेना भूल गई कुछ समय अंतराल तक के लिए, और उसके बीच में क्वाइटस हो गया, संभव हो गया, तो या जो कॉन्डोम्स वगैरह यूज होते हैं तो बहुत बार कॉन्डोम्स फट जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वीर्य स्खलन है वो फीमेल की बॉडी में हो जाएगा, तो दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गई। या कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है यौनाचार, यौनाचार मतलब जैसे रेप वगैरह है, उनके केसेस हैं, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी जरूरत कब कब है? आवश्यकता पूर्व में उपयोग में लाई जा रही गर्भ निरोधक टीका असफल होना, जैसे गोली आदि का भूल जाना, यौन दुराचार जैसे रेप आदि। उपयोग में क्या लाएंगे? इनको भारत सरकार ने 2002 के फैमिली प्रोग्रामिंग के अंतर्गत अलाउ किया, मतलब स्वीकृत किया। उदाहरण अनवांटेड 72, एक गोली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के तुरंत बाद, और सेकंड गोली 72 घंटे के भीतर। तो ये 2 पिल ट्रीटमेंट है, जिसमें एक गोली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के तुरंत बाद और सेकंड गोली 72 घंटे के भीतर खानी होती है। या मिफिप्रिस्टोन, यह एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल एक ही गोली गर्भ निरोध हेतु प्रभावी। ये प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ने नहीं देगी। प्रोजेस्टेरॉन चाहिए किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के पश्चात प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और ये प्रोजेस्टेरॉन को ही क्या करेगी? संदमित करा देगी, इसको जो भी एक प्रोजेस्टेरॉन बना है उसको भी नष्ट कर देगी। तो जाहिर सी बात है, इसकी वजह से इम्प्लांटेशन होने ही पॉसिबल नहीं होगा। आईयूडी को ऐसे संसर्ग के 72 घंटे के अंदर
लगवा लेने पर यह भी आपातकालीन गर्भ निरोधक का कार्य करता है। तो 72 आवर्स के अंदर अगर आईयूडीज को इंसर्ट करा लिया जाएगा तो वो भी क्या है, आपातकालीन गर्भ निरोधक की तरह कार्य करेगा। तो ये हो गए बच्चों आपातकालीन गर्भ निरोधक उपाय। अब टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अर्थात अंतिम उपाय, अर्थात इसके बाद किसी उपाय की जरूरत नहीं होगी। वेसेक्टोमी, इवेक्टोमी, सम्मिलित रूप से सभी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर। या नसबंदी। वेसेक्टोमी वास डिफरेंस का एक छोटा भाग शल्य क्रिया द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। वह कटे सिरों को पृथक पृथक बांध दिया जाता है। तो वास्ट डिफरेंस अगर आपको इमेजिनेशन में आप पहुंचो, मैंने दिखाई थी स्क्रोटल सेक्स से निकल के वो उधर गुहा में आई थी, और वास्ट डिफरेंस के पश्चात जब वास्ट डिफरेंस मिल गई थी किसके संग, सेमिनाइल वेसिकल की नलिका के संग, तब बनी थी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट खुली थी जाके आपके प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, ये केस था। तो अगर स्क्रोटल सेक में एक हल्का सा छिद्र करा जाए और फोर्सेप्स से निकाल लिया जाए वास्ट डिफरेंस को, कैंची से काटा और उसका एक पार्ट हटा के दोनों सिरों को बांध दिया और उसको वापस स्क्रोटल सेक के अंदर भेज दिया, अब स्क्रोटल सेक की हीलिंग हो जाएगी। तो अब शुक्राणु नहीं आएंगे, लेकिन वीर्य आएगा कि नहीं आएगा? वीर्य आएगा। क्यों? क्योंकि वीर्य तो सेमिनाइल वेसिकल और प्रोस्टेट का स्राव है, उसमें तो शुक्राणु होते हैं, क्योंकि जो वासा डिफरेंशिया से आ रहे हैं वो शुक्राणु है। तो वीर्यपात तो होगा, लेकिन वीर्य के अंदर शुक्राणु नील होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वासा डिफरेंस काट दी गई है। क्लियर? ऐसी ट्यूबेक्टोमी, डिम्ब वाहिनी का एक छोटा भाग शल्य क्रिया द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। वह कटे भाग को कटे सिरों को बांध दिया जाता है। ये टर्मिनल मेथड क्यों कहलाए? क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। इसमें अगर एक बार नसबंदी करा ली गई और वापस से वो जो पेयर है वो चाहे कि हम दोबारा से मतलब बेबी को कैरी करें, तो रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, दोबारा बनना संभव नहीं होता है मैक्सिमम कंडीशन में। तो इसीलिए इनको टर्मिनल मेथड बोलते हैं, कि जिसके पश्चात मतलब वापस कभी भी उर्वरता नहीं आने वाली है। ये के लिए
तो ये मैक्सिमम आपके सारे के सारे प्रोसीजर पढ़ा दिए गए। अब आएंगे इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे एमटीपी की, गर्भपात की या पर्सन्स की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और गर्भपात। तो मैं पहले उसको प्रोसीजर सिखा देता हूँ आपको। क्यों इतना खुश है, क्या हुआ? क्या कह रहा है, गांव में जाके प्रैक्टिस करूं आप? अभी थोड़ा और सिखा देता हूँ, रुक जा। किसे कराए, समझे? अच्छा कराओ, बिल्कुल कराओ। आप सदैव अपने कार्य को करने के लिए फ्री हैं। क्या थी, क्या बोलियो है? इसकी चवन्नी ढीली है। तुम क्रॉस फिंगर करके क्यों बैठी हुई हो? क्रॉस फिंगर करके क्यों बैठी हुई हो? क्रॉस फिंगर कब करते हैं? जब कोई गाली देता है। तुम्हारे जाने के बाद बोला था हमने तुम्हारी चवन्नी ढीली है। चवन्नी ढीली का मतलब होता है दिमाग में 25% कम होना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। अब आपको सिखाऊंगा एमटीपी। एमटीपी ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भ का चिकित्सीय समापन, गर्भ चिकित्सकीय समापन, कुछ ऐसी हिंदी है इसकी। पढ़ा रहे हैं, तुम पहले ही पढ़े ले रहे हो। बहुत जल्दीबाजी है भाई तुम्हें। अब देखिए यहाँ पे 2-3 वर्ड हम लोग सीखेंगे नए नए। मिसकैरेज, मिसकैरेज मतलब गर्भपात। ये सावधानी के कारण गर्भपात का हो जाना या हार्मोन्स संतुलन बिगड़ जाने पर गर्भपात का, मीठा मीठा होता है। क्या पढ़ा रहे हैं सर? तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मीठा मीठा क्या पढ़ा रहे हैं? अरे तो तुम लोग को भी तो पढ़ा के गए होंगे। अच्छा सर बीटा 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 होता है है, वो। मीठा मीठा क्या पढ़ा रहे हैं? सेकंड नकलीन पढ़ा डाल रहे हैं। असावधानी के कारण गर्भपात का होना या हार्मोन संतुलन बिगड़ जाने के कारण गर्भपात का होना, मतलब ये इच्छा से नहीं कराया गया है, बगैर जान, मतलब बिना बिना इच्छा से, मतलब ऐच्छिक नहीं है। ऐच्छिक भी नहीं है, हाँ, बिना जाने पर ए झा ऊ ऊ झा से, झा से झा जे, ये तब भी गलत था। झा बूझे झे, सर सही था वो। जाने
अनइंटेंशनली, इंटेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसके कारण हो गया। अब दूसरा होता है एबॉर्शन। एबॉर्शन भी क्या है? गर्भपात। सही है? लग नहीं रहा है। कराया गया गर्भपात। तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, हीरोइन है, प्रेग्नेंट है, एकदम से गुंडों ने दौड़ाया, कहीं गिर पड़ी, भट्टा चीजें गिरी और गर्भपात हो गया। वो अनइंटेंशनल है, वो मिस कैरेज है, ठीक है। और उसके पश्चात अब है सीढ़ी से भी गिरती है, हाँ वही, मतलब गिरना है, मतलब इम्पोर्टेंट। कोई लात आत मार देता है तो भी दिखाते हैं। तो ऐसी किसी दुर्घटना के कारण अगर हो गया तो मिसकैरेज बोलेंगे, और इच्छा से अगर उसको टर्मिनेट करा गया तो गर्भपात बोलेंगे। तो मैंने बताया था इंडिया में गर्भपात पहले अलाउ नहीं था, इलीगली होता था, तो 1971 में इसको अलाउ किया गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के पश्चात स्वीकृत। तो उससे पहले अकुशल दाइयां वगैरह करती थी, जिसके कारण जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि कितने माह का गर्भ है और कब तक उसको अलाउ किया जाता है। तो पैसे के लोभ में वो क्या करती थी, गर्भपात करा देती थी, जिसके कारण महिला की मृत्यु हो जाती थी। तो एमएमआर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया, जिसके अंतर्गत गर्भपात को वैधानिक एक वो दे दी गई, कानूनी जामा पहना दिया गया। इसके पश्चात प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने एमनियोसेंटेसिस या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता कर लिया कि जो डेवलप होने वाला बेबी है वो फीमेल है, और फीमेल फिटिसाइड शुरू हो गया, कन्या भ्रूण हत्या शुरू हो गई। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को इलीगल कर दिया। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मायने होता है कि जन्म पूर्व जो भ्रूण है उसके लिंग की पहचान को अगर कोई उजागर करेगा, कोई उसको ओपन करेगा, तो उसमें 2 लाख रुपए का अर्थदंड तथा शायद 10 साल की कैद या 2 साल की कैद, कुछ ऐसा है। तो इतना उसपे इम्पोज कर दिया गया है फाइन, और उसके ऊपर क्या बोला था मैंने, मतलब पैसे का फाइन लगा दिया, ये सब लगा दिया। तो ये जो डायग्नोसिस एक्ट था, सन 2002 में इसका अमेंडमेंट हुआ, 91 में ये एक्ट आया था। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। तो उसके पश्चात जब ये संशोधन हो गया, ये संशोधन है 2014 या 17 का, मैं बता रहा हूँ ना फर्क क्या पड़ा। तो अभी अभी जो इस समय कानून है वो क्या है कि अगर 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है। डॉक्टर मतलब जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जरूरी नहीं हो एमबीबीएस डॉक्टर हो, आरएमपी को भी ये अथॉरिटी होती है कि उनको लगा कि जो माँ है वो कैरी नहीं करना चाह रही बेबी को, तो 3 माह से पहले कोई भी ज्यादा फाउंडेशन नहीं है, एक डॉक्टर की सलाह और उसके ऊपर उसके पश्चात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया जाता है। लेकिन अगर भ्रूण 12 सप्ताह से ज्यादा का हो गया है और 20 सप्ताह से कम का है, उस केस में 2 डॉक्टर की वो बैठेगी कमेटी, वो उसको देखेंगे कि इसको गर्भपात को अलाउ करना है कि नहीं करना है, और केवल 2 आधार पे संतुष्टि दे सकते हैं। पहला आधार तो ये है कि जो गर्भ में पला भ्रूण है वो ऐसा शारीरिक अक्षमता के संग पैदा होगा कि उसका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो, एक नॉर्मल जिंदगी को नहीं जी पाएगा। तो भ्रूण के भले के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट कराना पड़ेगा, तो वो गर्भपात अलाउ है। सेकेंड, जो प्रेगनेंसी है उसका मदर की बॉडी पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई, यूट्रस के बाहर है या सर्विक्स में है, ऐसे केस में, या जो माता है उसका जो इमोशनल या वी कैन से जो ये है साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल उस पर बर्डन है। जैसे कोई रेप वगैरह हुआ उसमें 12 हफ्ते से ज्यादा का भ्रूण हो चुका है, लेकिन जो रेपिस्ट है उसके बेबी को कैरी नहीं करना चाह रही फीमेल, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसके ऊपर, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, तो इस केस में भी गर्भपात को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें बाउंडेशन है, केवल दो ही ग्राउंड यूज किए जाएंगे। तो कृपया एनसीईआरटी खोलें, क्योंकि इसको मैं लिखाऊंगा बहुत लंबा पड़ेगा। एक अलग से बॉक्स बना हुआ है, आप देखिए साइड में ऑरेंज कलर का। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर तथा विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2017 अधिनियमित किया गया था। अंडरलाइन 2017 अमेंडमेंट है ये। संशोधन के लिए स्टार लगाएं। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम है, शॉर्ट फॉर द 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम, तब इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सकीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर दो पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना आवश्यक है। अंडरलाइन, दो पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय। नंबर 1, गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा। सेकंड, इसका क्राइटेरिया, शारीरिक व मानसिक असमताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा। इसके बाद वाला भाग भी अभी पढ़ रहे हैं। 4.3, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझ कर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कहते हैं। जानबूझकर और स्वैच्छिक रूप से स्टार। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन चिकित्सकीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में बहस जारी है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाना चाहिए या नहीं। ये मैंने बताया था ना, बहुत से देशों में अलाउ नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है अगर भ्रूण उत्पन्न हो गया है तो उसके भी अपने एक राइट्स है, उसके भी अपने अधिकार हैं। और अगर किसी ने मतलब किसी भी बेबी का फॉर्मेशन हो गया तो उसको नष्ट करना किसी को भी अलाउ नहीं है, उसके माँ बाप को भी अलाउ नहीं है, क्योंकि जान लेने का अधिकार नहीं होता है। जैसे किसी का बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने से पहले सगर्भता को कानूनी रूप से अलाउ कर दिया गया, बच्चा पैदा होने के बाद अगर लोग उसकी हत्या कर दें तो उसके लिए बाकायदा 302 का मुकदमा चलेगा, यस और नो। लेकिन उससे पहले नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो केवल धरती पे नहीं आया इसलिए। तो जाहिर सी बात है बहुत से देशों में इसमें बैन लगा हुआ है, इसमें उनको अलाउ नहीं करते हैं। अगर या तो आप प्रोटेक्शन यूज करें, नहीं करते हैं तो कोई भी अलाउ नहीं है, उसको पैदा करना पड़ेगा। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 1971 के लिए साथ इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वह लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सकीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक अवधि में कराए जाने वाला चिकित्सकीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। अंडरलाइन, अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है।
इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक होता है, अंडरलाइन, बहुत ही संकटपूर्ण और घातक। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध होते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल विभेदन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है, अंडरलाइन, उल विभेदन का दुरुपयोग मतलब एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। अब देखिए इसमें यूज किसको करते हैं। इसमें मिफेप्रिस्टोन, RE486 फ्रेंच ड्रग, एंटी प्रोजेस्टेरोन व मिफेप्रिस्टोल, प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग किया जाता है। दो दवाइयां दी गई हैं, RE486, मिफेप्रिस्टोन एंड मिफेप्रिस्टोन। ये क्या करेगी, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करा देगी। एंडोमेट्रियम ब्रेक करेंगी तो जो अंतरारोपण हो गया वो भी हट जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन तीव्र गर्भाशयी संकुचन कराएगी, जिससे जो प्रोडक्ट हटा है तो वो तीव्रता से योनि मार्ग से पास हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इन दो ड्रग को यूज किया जाता है बहुत बार। अगर गर्भ बड़ा हो गया है, भ्रूण बड़ा है, तो उसके केस में शल्यक्रिया का उपयोग किया जाएगा, एस्पायरेशन किया जाता है। वैक्यूम एस्पायरेशन मतलब उसमें वैक्यूम नलिका डाल के जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो हटा है उसको खींच के निकाल लिया जाएगा। उसके पश्चात गर्भाशय को वापस से सलाइन से धोया जाएगा, मरम्मत की जाएगी, ड्रग्स दी जाएंगी, उसके पश्चात नॉर्मल हो पाएगा वो गर्भाशय। क्लियर। तो अब वो पढ़ लीजिए जो रह गया था। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बाद वाला पोर्शन रह गया था ना अभी। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतर्रोप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है, अंडरलाइन, अंतर्रोप। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जा सकता है। अंतरोग का डायग्राम दे रखा है, देखिए 6 छोटी छोटी ट्यूब से सिलिकॉन की। शल्य क्रिया विधियां जिन्हें बंधेकरण भी कहते हैं, अंडरलाइन, बंधेकरण, स्टरलाइजेशन, प्राय उन लोगों को सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है। बंधकरण प्रक्रिया में पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन, अंडरलाइन करिए, वासेक्टोमी का हिंदी नाम शुक्रवाहक उच्छेदन, छेद कर दिया उसमें, तथा महिलाओं के लिए डिम्ब वाहिनी नलिका उच्छेदन कहा जाता है। जन साधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के रूप से जानते हैं। तो आप लोग ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसे पढ़ा दो भाई, नसबंदी है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश
ओ स्क्रोटम ऐसे लिखते हैं, स्क्रोटम। शुक्र वाहक में चीरा मारकर छोटा, अरे पागल हो गए ये। शुक्र वाहक में चीरा नहीं, अंडकोश में चीरा मारना है, शुक्र वाहक में कटर लगाना है, तो यहाँ पे गलत है। अंडकोश में चीरा मारकर शुक्र वाहक का छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर, जतनी तरबूज काटने जाते हैं चीरा मारना, अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकालकर या बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं और इसमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है, जोर दीजिए, कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगाइए। जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नॉर्मल उसके लिए नहीं है। वास्तव में इसका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सगर्भता के विरुद्ध है। इन सबके बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली मतलब वोमिटिंग का सेंसेशन, नौजिया, उदरीय पीड़ा, एब्डोमिनल पेन, बीच बीच में रक्तस्राव मतलब मासिक चक्र के बीच में रक्तस्राव, अनियमित आतर्व रक्तस्राव, अंडरलाइन अनियमित आतर्व रक्तस्राव, या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं, अंडरलाइन स्तन कैंसर, स्टार लगाइए। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये डांडस बता रहा है, ये कह रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों नहीं महत्वपूर्ण है भाई? ठीक है, इंसान की जान चली जाए कैंसर में, कह रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसको यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे दो छोटे छोटे से टॉपिक, एक तो यौन संचारित रोग, वो छोटा ही टॉपिक है। उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट, आईवीएफ टेक्निक्स, और इस चैप्टर का शुरू का पार्ट है गया है ना, क्योंकि आप लोगों ने कुछ मक्कारी की थी। तो शुरू का भाग पढ़ाना है, ठीक है। चलिए चलिए, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना ये। इसके पश्चात शुरू होगा विकास, इवोल्यूशन। विकास में मैं आपको पहले से आगाह कर दूं, मैक्सिमम एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम, तो एनसीईआरटी रोज लाना, मैं पढ़ाने के साथ ही उसको निपटा दूंगा एनसीईआरटी को। छुट्टी हो गई? क्यों क्यों?